कर्नल कीर्ति शर्मा, एक बार फिर स्वागत है आपका चैनल पे। और आज मैं चाह रहा हूं कि जनरली हम बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करें जो अगर आप देखें न्यूज़पेपर में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे तो सब लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, वो है एक्चुअली सॉवरेनिटी का। मतलब जो पॉलिटिकल साइंस के या सिविक्स के जो भी स्टूडेंट होंगे, सॉवरेनिटी एक ऐसा कंसेप्ट है जैसे कोई भी कंट्री है, आफ्टर ऑल कंट्री में सॉवरन, आप सॉवरेनिटी है तो आप नेशन है, यानी कि आपका अल्टीमेट एग्जिस्टेंस सॉवरेनिटी के ऊपर डिपेंड करती है। तो जैसे इंडिया है, तो इंडिया में सॉवरन कौन है? बेसिकली इंडिया एज ए नेशन। कहां पे? बेसिकली पार्लियामेंट, बेसिकली पीपुल, तभी उसको कहते हैं ना सॉवरेनिटी रिपब्लिक एंड ऑल दैट। ओके, अब सोनिया गांधी को पता नहीं, ये कंसेप्ट नहीं पता था या क्या बात है, या फिर डेलिब्रेट है, लेकिन जो कांग्रेस ने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट किया उसमें कहा कर्नाटक वालों को कि भैया वी आर गोइंग टू प्रोटेक्ट योर सॉवरेनिटी। यानी कि ऐसे ट्वीट किया जैसे कर्नाटका जो है वो एक सॉवरन स्टेट है, एक इंडिपेंडेंट उसकी एग्जिस्टेंस है इंडिया के अलावा। तो ये तो एक इश्यू हो गया। कल की डेट में आप जाएंगे जम्मू एंड कश्मीर, आप बोलेंगे मैं आपकी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करती हूं। उसके बाद आप जाएंगे पंजाब, उसके बाद आप जाएंगे उत्तर प्रदेश, आप हर जगह जाके बोलेंगे, एक तरीके से आप एनकरेज कर रहे हैं वहां के जो स्टेट में जो लोग रहते हैं उनके निवासियों को कि भैया वी आर गोइंग टू प्रोटेक्ट योर सॉवरेनिटी, यानी कि हम आपको इंडिपेंडेंस दिलवाएंगे। और किससे आप इंडिपेंडेंस दिलवाएंगे? इंडिया से इंडिपेंडेंस दिलवाएंगे। अब ये एक ऐसा मुद्दा है जिससे एक तो आपके मानसिक दिवालियापन का पता चलता है कांग्रेस के, और दूसरे उसके बाद उनके कंफ्यूजन का पता चलता है। पहले तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, सोनिया गांधी ने ऐसा कोई ये ट्रांसक्रिप्ट है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने नोटिस पकड़ा दिया, ये ट्रांसक्रिप्ट है, सोनिया गांधी ने तो कभी लिखा ही नहीं। लोगों ने कहा टीवी पे, ये लो जी आपका जो कांग्रेस का जो ऑफिशियल हैंडल है उससे ये हुआ। उसके बाद कह रहे हैं कि जो स्टेट हैं उसमें स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है, वो संजय झा एंड पार्टी, और एक दो मैंने जो टीवी पे सुने, और सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है जिसमें ये कहा गया है कि स्टेट भी सोवरन एक्शंस ले सकते हैं सर्टेन स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर। तो एक कंफ्यूजन सा तो उससे ये पता चलता है कि या तो ये लोग जानते नहीं, या फिर कंफ्यूज्ड हैं, या फिर लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, कांग्रेस पार्टी ये सब चीजें बहुत अच्छे से जानती है और समझती है। दिक्कत क्या है कि उनके पास कोई मुद्दे नहीं है जनता को अपने फेवर में वोट करने के लिए। मोदी सरकार अच्छे से काम कर रही है, जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वो सब करप्शन में डूबी हुई है। आप किसी भी स्टेट का एग्जाम्पल देख लो जहां कांग्रेस की सरकार है वो करप्शन में डूबी हुई है। तो ये जो सॉवरेनिटी का मुद्दा जो उठाया हुआ है ये कोई नया नहीं है। बेसिकली ये क्या चाहते हैं, अगर आप देखो हर एक जगह जहां जहां पर प्रोटेस्ट होती है वहां क्या नारा लगता है? हमें चाहिए आजादी। चाहे वो आप जेएनयू में देख लो, चाहे आप शाहीन बाग में देख लो, या जो अभी जंतर मंतर पर हो रहा है उसमें देख लो। तो ये लोगों को भड़काने का एक तरीका है कि एक अलगाववाद पैदा करना। चाहे वो आसाम में जाएंगे तो वहां पर बात करेंगे, कर्नाटक में जाएंगे तो वहां बात करेंगे, तमिलनाडु में जाएंगे तो वहां इस तरह की बात करेंगे। मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि भैया आप अलग हो जाओ भारत से, मतलब, और हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आप हमारे साथ मिल जाओ। राहुल गांधी ने जब वो यूके में गए थे अभी रिसेंटली, तो वहां उन्होंने भी इसी तरीके का एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने बोला कि जी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हम एक नेशन नहीं है, भारत एक नेशन नहीं है, भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। मतलब कि यहाँ जो कुछ है वो स्टेट चलाएंगे, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि इंडिया इज ए नेशन, वो अलग कहानी है। लेकिन ये एक इस तरीके की एक हवा चलाकर पब्लिक को गुमराह करना चाहते हैं कि जी हम आजाद, मतलब आजादी जो चाहिए ना, बेसिकली आजादी इनको किससे चाहिए? इनको आजादी चाहिए पब्लिक से, कि जी पब्लिक हमें वोट दे दे किसी तरीके से। सीधे सीधी बात ये है। तो ये सब उसी के तरीके हैं, एक दूसरे को गुमराह करने का, बेवकूफ बनाने का। और मुझे लगता नहीं है कि इससे कोई भी पब्लिक उनके फेवर में आ पाएगी। जो बॉर्डर स्टेट्स हैं उनमें जरूर थोड़ा सा, जैसे अगर देखो आप आसाम है,
या मणिपुर है या जेएनके में है, उसमें जरूर कुछ इस तरह से करके ये अलगाववाद पैदा करते हैं। और यही इनका मकसद सिर्फ ये है, भारत को कमजोर करना, भारत की सरकार को कमजोर करना। थोड़ी बात जरा केरला स्टोरी की कर लेते हैं। आप देखो क्या रेस्पॉन्स पिक्चर का आया है और कैसे लोगों ने इस पिक्चर को हाथों हाथ लिया है। लेकिन साथ में दो स्टेट ऐसे भी हैं, जैसे आप वेस्ट बंगाल को ले लीजिए। बाय द वे केरला ने मेरे ख्याल से पिक्चर को बैन नहीं किया। प्रॉब्ली जो मार्क्सिस्ट गवर्नमेंट है, शायद वो प्रॉब्ली उन्होंने कहा कि ठीक है लोगों को देखने दो, दैट सॉर्ट ऑफ स्टैंड दे टुक। लेकिन वेस्ट बंगाल में ममता दीदी ने इस पिक्चर को बैन किया। ओके, दूसरी बात आप आओ तमिलनाडु के पास। स्टालिन ने क्या किया? स्टालिन ने जितने भी, उसने इनडायरेक्ट तरीके से किया, उसने कहा कि जितने भी ये जो वायलेंस का थ्रेट है, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसने जो ये जो थिएटर ओनर्स हैं, इनकी जो एसोसिएशन है, उनको इनडायरेक्टली बताया कि आप जो है अगर इस पिक्चर को लगाओगे तो वायलेंस हो सकती है, आपके थिएटर का नुकसान हो सकता है। तो उन्होंने अपनी मीटिंग की और उन्होंने कहा कि हम ये पिक्चर स्क्रीन नहीं करेंगे बिकॉज कोई खास ट्रैक्शन नहीं है, लोग ज्यादातर देखना नहीं चाहते। ऐसे करके उन्होंने बैकफुट पे वो चले गए। तो दो स्टेट में इस टाइम पे ये पिक्चर नहीं दिखाई जा रही है। ऊपर से अगर आप देखें रेसलर्स का जो एजिटेशन चल रहा है, वहां पे आजादी आजादी इस तरह के नारे लग रहे हैं। आप जेएनयू में जाएंगे, अभी भी आपको उस तरह की स्टैंड मिल जाएगी। साथ में कांग्रेस ये स्टैंड ले रही है। तो ओवरऑल देश के अंदर एक कंफ्यूजन वो क्रिएट कर रहे हैं, जहां पे वो एक तरीके से स्टेट गवर्नमेंट्स को एनकरेज कर रहे हैं कि आप एक इंडिपेंडेंट स्टैंड लीजिए। आप इंडिपेंडेंट हैं, स्टैंड लीजिए, आप पिक्चर को बैन कीजिए या जो चाहे कीजिए। दैट सॉर्ट ऑफ सिचुएशन दे आर एनकरेजिंग। मगर उनकी तरफ से जो कंफ्यूजन पब्लिक के माइंड में क्रिएट करने का जो एफर्ट है वो चला रहा है, परसिस्टेंट है और कंसिस्टेंट है जंतर मंतर पे पहलवानों का। अब आप देखिए, उसके बारे में मैं आपसे एक ओवरऑल लेटेस्ट रिव्यू चाहूंगा कि कौन कौन लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या उनका इंटेंशन है और क्या ये दूसरा शाहीन बाग बन सकता है और कांग्रेस का क्या रोल इसमें है। ओवर टू यू कर्नल कीर्ति शर्मा। ये केरला स्टोरी है सर, ये दिखाता है कि जो हमारी विपक्षी राज्य हैं सर, जहां जहां पर उनकी सरकार है, वो किस तरीके से कानून को ना मानते हुए अपनी एक चलाना चाहते हैं अपने वोट बैंक को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये जब जाहिर है कि जितने भी मुस्लिम लोग हैं वो बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते, ज्यादातर बीजेपी को वोट नहीं देते। तो इस समय जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं उन सब का वोट बैंक सिर्फ मुस्लिम है, और उसको अपनी तरफ करने के लिए ये सब ड्रामा करते हैं। वेस्ट बंगाल में 4 दिन पिक्चर चलती रही, 4 दिन लोगों ने फुल हाउस जा रही थी, लोगों ने खूब देखी उसको, कोई वहां पर दंगा नहीं हुआ, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। तो 4 दिन के बाद इसको बैन करने का क्या मतलब है? ये कोई ममता बनर्जी से पूछे कि भाई 4 दिन के बाद आपने क्यों बैन की। दूसरी बात, इस पिक्चर को सुप्रीम कोर्ट ने बैन करने से मना कर दिया, केरला के हाई कोर्ट ने बैन करने से मना कर दिया और सेंसर बोर्ड ने पास किया हुआ है। अगर इस तरह की पिक्चर है तो आप क्यों बैन करना चाहते हो? यही ममता बनर्जी जब बीबीसी की स्टोरी आई थी तो बहुत जोर जोर से हल्ला मचा के कह रही थी कि बीबीसी वाले जो है वो सबको दिखानी चाहिए, और वेस्ट बंगाल में कई जगह पर उसके इलीगल शोज हुए, यूनिवर्सिटीज में शोज हुए। तो इसी तरीके से जितने भी विपक्षी राज्य हैं इनके पास ना तो कोई मुद्दा है, इनमें हर एक लीडर की इच्छा है कि जी मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, चाहे वो केसीआर हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे स्टैलिन हो, चाहे नीतीश कुमार हो। और इन सबके पास अपने राज्य को छोड़कर किसी भी दूसरे राज्य में 1% का ट्रैक्शन नहीं है। इस मामले में मैं केजरीवाल को फिर भी थोड़ा अच्छा बताऊंगा कि केजरीवाल के पास कम से कम 2 राज्य तो हैं। हर एक एजिटेशन अगर आप देखो सर, तो ये धीरे धीरे करके सब अपोजिशन पार्टीज उस इश्यू से जुड़ जाती है और उसको एक नेशनल मुद्दा बनाकर टीवी और मीडिया के सामने लाना चाहती है कि भाई भारत की जनता बहुत परेशान है। अब ये मुद्दा 3 पहलवानों का है या कुछ और पहलवान भी इससे जुड़े हो सकते हैं, और जो कि रेसलिंग फेडरेशन के चीफ अध्यक्ष है। ये जो अध्यक्ष बने ब्रिजभूषण सिंह, ये बीजेपी के आने से, सरकार के आने से पहले से बने हुए हैं, 2011 में इलेक्ट हुए। सरकार इनको हटा नहीं सकती, सरकार का कार्यक्षेत्र नहीं है कि उनको अपने उस पोस्ट से हटा दे या किसी को और उस पोस्ट पे बिठा दे, ये सरकार के अंतर्गत नहीं आता। अब वहां पर देख रहे थे लोग कि नहीं चल रहा था,
तो पहले तो एक दिन बड़े आजादी के नारे लगे, एक मुस्लिम महिला भी आके हिजाब पहन के वहां कह रही थी हमें चाहिए आजादी। जब लोगों ने पूछा उससे, एक रिपोर्टर ने, भाई किससे आजादी चाहिए, तो वो जवाब नहीं दे पाई कि आजादी किससे चाहिए। अब क्या हुआ है, ये किसान यूनियन वाले लोगों ने वहां पर पहुंच गए। विपक्षी दल तो सब एक पहले से ही सपोर्ट कर रहे थे, अब किसान यूनियन वाले पहुंच गए हैं। वो उसी तरीके से गुंडागर्दी करने की कोशिश करेंगे जैसा कि उन्होंने किसान आंदोलन के दौरान किया था। इसमें केवल फर्क सिर्फ इतना है कि अभी ये एजिटेशन जंतर मंतर पर हो रहा है, जिससे कि लोगों को कोई इनकन्वीनियंस नहीं हो रही। इनका मकसद क्या है कि लोगों को इनकन्वीनियंस पैदा करें, जिससे कि लोग सरकार को गाली दें। लेकिन सरकार को जरूर चेतने की जरूरत है कि भैया इनको रोकें, अगर नहीं रोकेंगे तो ये कोई भी रूप ले सकता है। और अगर एक बार ये मेटेरियलाइज हो गया कहीं पर, किसी रोड पे, किसी ऐसी जगह पर, 2024 पास में है, ये इनका सीधा सीधा मकसद केवल मोदी सरकार है। जो भी इसके पीछे है उनका मकसद कोई ना तो रेसलिंग फेडरेशन है, ना कोई और है। अभी जो चल रहा है इसका एक शॉर्ट टर्म जो एम है वो हरियाणा सरकार है, और जो लॉन्ग टर्म एम है वो मोदी सरकार है। ओके, तो ये बात आपकी सही है कि हाँ, जब तक जंतर मंतर पे बैठे हैं तब तक लोगों को इनकन्वीनियंस नहीं हो रही। तो कर्नाटक में कोई कांग्रेस का नेता है, उसने कहा इनफैक्ट 3 दिन पहले इनको, कि जब तक जंतर मंतर से आप एजिटेशन करते रहोगे आपको कोई नहीं सुनने वाला। तो आप अगर कर्नाटका के इलेक्शंस में आओ, यहाँ पे आके शोर मचाओ। बेसिक पर्पज था कि कुछ उनको सपोर्ट करें, कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। अब मैं एक्चुअली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू पे आता हूं, और वो इशू है बेसिकली मोदी को लेके। कितने मेजर डिसीजंस प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लिए। फार्म लॉज तो एक्चुअली उन्होंने रिपील भी किए, सो कॉल्ड पब्लिक प्रेशर में। वो बात दूसरी कि अभी मैं देखता हूं तो लोग कहते हैं कि नहीं वो लॉज अच्छे थे, चलो वो तो दूसरी बात होगी। बट अल्टीमेट जो पर्पज है सारा का सारा वो ये है कि किसी न किसी तरीके से मोदी को एम्ब्रेस किया जाए, और इंडिया जो एक अच्छी खासी ग्रोथ की स्टोरी बना रहा है उस ग्रोथ स्टोरी को डिस्टर्ब किया जाए। ये बेसिक पर्पज सबका है। उसमें इंटरनल फोर्सेस भी हैं, एक्सटर्नल भी हैं, हिंडनबर्ग भी है, सोरस भी है, अपनी कांग्रेस तो खैर इन एनी केस है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखो, मोदी के ऊपर कोई भी मुद्दा चिपकता क्यों नहीं, ये सबसे बड़ी परेशानी है इनकी। आप गुजरात इलेक्शंस को देख लीजिए, अभी वाले जो हुए हैं उससे पहले वाला इलेक्शन पे भी अगर आप आ जाओ तो वहां पे जो उस टाइम पे कांग्रेस जीत रही थी, कांग्रेस वाज विनिंग, मोदी ने आके बाजी पलट दी। उसके बाद कोई भी इलेक्शन आप ले लो, यूपी का इलेक्शन ले लो, पार्लियामेंट के इलेक्शंस ले लो, कुछ भी आप ले लो, हर जगह आके मोदी बाजी पलट रहा है। तो पहली बात तो मैं ऐसा सोचता हूं कि पब्लिक के दिमाग में उनके लिए बहुत हाई क्रेडिबिलिटी है। क्या पब्लिक का परसेप्शन ये है कि मोदी एक ऐसी लीगेसी क्रिएट कर रहा है जो शायद इससे पहले कभी क्रिएट नहीं हुई इंडिया में। और बाय एनी चांस कर्नाटका इलेक्शन में एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज्यादा थी बीजेपी के अगेंस्ट में, और लेटेस्ट डाटा जो मैं सर्वे जो देख रहा हूं, मोदी बराबर में तो लेके आ ही गया उनको, अब आगे निकल गया कि नहीं, दैट इज ए डिफरेंट स्टोरी। इलेक्शन तो कुछ भी हो सकता है। बट मेरा पॉइंट मोदी की लीडरशिप को लेके है, और आपसे जो क्वेश्चन है वो ये है, हैज मोदी बिकम ए फिनोमेना इन इंडियन पॉलिटिक्स एंड व्हाई इट इज सो? ओवर टू यू। मोदी एक ऐसा फिनोमेना बन चुका है भारत में जिसका ना आज तक कोई हुआ है, और आगे भी जो निकट भविष्य में जो पॉलिटिशियन मेरे को दिख रहे हैं, मेरे को नहीं लगता कि कोई भी उस लेवल तक पहुंच सकता है जहां तक मोदी पहुंचा हुआ है। इसकी वजह क्या है सर? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर कि 99.9% लोग मॉरली करप्ट हैं। उसमें हम सब शामिल हैं। एक छोटे से छोटे चीज के लिए भी हम अपनी ईमानदारी को बेच सकते हैं। मोदी ने ये साबित किया सर कि वो जो 12 साल गुजरात का सीएम रहा और 9 साल अभी देश का सीएम है, आज तक उसके खिलाफ 1 रुपए का करप्शन का एलिगेशन चिपका नहीं पाए विपक्षी वाले पार्टी वाले, चाहे अपना पूरी जान लगा ले। कोई भाई भतीजा बात का एक भी केस आज तक साबित नहीं कर पाए। अगर आप देखो 9.5 साल से वो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ आज तक उनकी मां केवल
एक हफ्ते के लिए उस घर में आई प्रधानमंत्री आवास। उनका कोई भी रिश्तेदार, उनका भाई बहन, उनके बच्चे, कोई भी आज तक प्रधानमंत्री आवास तक में नहीं आए। ये दिखाता है कि मोदी अपने आप को उन सभी चीजों से ऊपर रखते हैं जिसके ऊपर कोई आरोप लगा सके उनके ऊपर। तो इन सब की वजह से अगर क्या हो गया है कि पूरे भारत की पब्लिक में जो क्रेडिबिलिटी और जो स्टैंडिंग मोदी की है वो किसी भी पॉलिटिकल लीडर की उससे 100 गुना भी कम भी होगी, किसी की भी लीडर की, आप चाहे किसी को मान। मैं इसका एग्जाम्पल 2-3 आपको दे सकता हूं। अगर आपको याद है 2018 में जब चुनाव हुए तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों जगह पर बीजेपी की सरकारें हारी और कांग्रेस की सरकारें बनी। उसके 4 महीने के बाद वहां पर लोकसभा का चुनाव हुआ जिसमें मोदी डायरेक्टली कॉन्टेस्ट कर रहे थे और रिजल्ट आपके सामने है कि राजस्थान की पूरी सीटें बीजेपी ने जीती। चीफ मिनिस्टर अपने बेटे तक को नहीं जिता पाए वहां पर। मध्य प्रदेश में एक सीट केवल जीत पाई कांग्रेस पार्टी जो कि कमलनाथ के बेटे ने जीती। इसी तरह से छत्तीसगढ़ का हाल, इसी तरह से कर्नाटक में 25 की 25 सीटें जीती। तो ये दिखाता है कि जो पब्लिक है वो मोदी जहां पर सामने खड़े हो जाते हैं उसके बाद दूसरा कोई स्टैंड नहीं करता है आज की तारीख में, और ना ही आगे 5-6 साल कोई करेगा। लेकिन आप अगर सोशल मीडिया पे जाओ ना तो सोशल मीडिया पे एक दूसरी चीज देखने को आपको मिलती है। पर्सनल हेट है मोदी के लिए। लोग बात करेंगे, अरे देखो कैसे खड़ा है ये, कैसे कपड़े पहनता है, कैसी ये बात करता है, इतना इश्यू हो गया। जैसे अभी फॉर एग्जांपल मणिपुर में हुआ कि अभी तक उन्होंने कोई बात नहीं की। मोदी को भी पता है, एक एक चीज मॉनिटर करते हैं। आपने तो खुद देखा है जब आप आर्मी हेडक्वार्टर में रहे हो और बाकी जगह रहे हो, मोदी एक एक चीज को मॉनिटर करता है। कोई भी चीज नेशनल लेवल पे उसकी नजरों से नहीं छुपती। तो एक जो हेट वाला जो सिनेरियो है ना, वो मुझे बड़ा डेंजरस लगता है। क्यों लोग हेट करते हैं? पॉलिटिकल डिफरेंसेस होते हैं, कभी आप जीतते हैं, कभी वो जीतते हैं। एक हेट, समझते हो कि हेट ये पता नहीं कहां से आ गया, आके चाय वाला था या जो भी था, आके प्राइम मिनिस्टर बन गया, हमारे सर पे बैठ गया। प्रॉब्ली क्वालिफिकेशन भी नहीं है, कोई कहता है 4वीं पास है, कोई कहता है 10वीं पास है। यू नो इस तरह के जब आपको स्टेटमेंट्स देखने को सुनने को मिलते हैं तो आपको क्या लगता है क्यों लोग मोदी से इतना हेट करते हैं? सर, भारत में मोदी सरकार के आने से पहले सर जो भी क्लास था, चाहे वो ऑफिसर क्लास था, चाहे पॉलिटिकल क्लास था, चाहे बिजनेस क्लास था, हर एक के कुछ ना कुछ प्रिविलेजेस थे जो कि गलत थे, लेकिन वो सब उनको एंजॉय कर रहे थे। बिजनेस वाले अपने बिजनेस में एंजॉय कर रहे थे, सरकारी नौकरी वाले सरकारी नौकरी में एंजॉय कर रहे थे, पॉलिटिकल के तो आप देख लो उनके कितनी प्रॉपर्टी उन्होंने बना रखी है, इससे पता लगता है कि कितने एंजॉय कर रहे थे। जब से मोदी जी आए हैं, मोदी जी ने एक एक करके हर एक कैटेगरी के प्रिविलेजेस को वो कम कर रहे हैं। कहीं पे बिल्कुल ही खत्म कर दिया। आप जिस तरीके से आईटी की, जिस तरह से ईडी की, जिस तरह से सीबीआई की रेड होती है, तो आप देखो तो जो जीएसटी का कलेक्शन दुगना हुआ है वो ऐसे नहीं हुआ कि किसी ने अपनी मर्जी से कोई लोग जमा करने लगे। ये सब इस बात का प्रेशर है कि जब आदमी को डर लगता है कि जी ईडी मेरे ऊपर छापा मार देगी या आईटी वाले छापा मार देंगे, तो अपने आप जाके टैक्स जमा करता है। तो जो आदमी पहले 0 टैक्स जमा कर रहा था, अब उसको टैक्स जमा करना पड़ रहा है, तो उसको तकलीफ तो होगी। पहले उसको 200 गुना फायदा होता था, 50 गुना ही फायदा हो रहा है, तो वो उसको तकलीफ हो रही है। तो ये हर एक वो क्लास है, और यही क्लास सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव है। जो एक नीचे के लेवल की पब्लिक है, उनसे जब अखबार जाके पूछो तो वो मोदी की तारीफ करेंगे। क्यों तारीफ करेंगे? कि आज तक जो प्रिविलेजेस, जो फायदे उनके पास सरकार की तौर से नहीं पहुंच रहे थे, वो मोदी जी ने उनके पास डायरेक्ट पहुंचाया। जिस तरह से डायरेक्ट जो ट्रांसफर होने लगे हैं, जो मनरेगा स्कीम है, पहले अगर आप देखो तो कितने घपले थे। लोग एक 5-5 नाम से लोग पैसे ले रहे थे और किसी के पास नहीं जाते थे। अब क्या सरकार ने डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया, मजाल है कि कोई एक भी पैसा इधर से उधर चला जाए। जो लोगों के पास फ्री के गैस कनेक्शन 9 करोड़ लोगों को दिए, लोगों के घरों में बिजली पहुंचाई, लोगों के घरों में अब हर घर जल योजना से पानी पहुंचा रहे हैं, फ्री राशन पिछले 3 साल से दिया जा रहा है। जब ये जो लोअर तबका है
उनसे जब अगर आप पूछो तो वो आपको सच्चाई बताएंगे कि जो चीज उनको मोदी सरकार के टाइम में मिली है वो आज तक कभी नहीं मिली। जो कि कहते हैं भारत में आज तक नहीं हुआ था। भारत में राजीव गांधी बोलते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे की चीज लोगों के पास पहुंचती है। आज की तारीख में अगर मोदी जी 1 रुपया भेजते हैं तो 1 रुपया उस बंदे के घर पे पहुंच रही है। ये विपक्षी पार्टी क्यों हिट करते हैं नेता इतने? इसलिए हिट कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि उनका करप्शन बंद हो गया। जो जिन्होंने करप्शन किया वो उनके पीछे पार्टी सरकार पड़ी हुई है कि जिनको जेल में भेजने के लिए। अब अगर जेल में सिसोदिया जाएंगे या सत्येंद्र जाएंगे तो आप वालों को मोदी से तकलीफ होना जायज है। अब केजरीवाल के पीछे जो उनके घर का खुल रहा है, अब जो कुछ चल रहा है, तो उनको तकलीफ तो होगी, गाली तो देंगे मोदी को। एक बात और है, पिछले जब यूपी इलेक्शंस हो रहे थे तो उस टाइम पे समाजवादी पार्टी वालों ने लोगों को ब्लेम किया, जो ग्राउंड लेवल पे ये जो वोटर्स थे उनको ब्लेम किया कि तुमने अपना वोट जो है वो मोदी को बेचा है। जो जो आपको डिलीवरी हुई है ना, फ्री राशन की, फ्री उज्ज्वला योजना, लोगों को मकान मिले, दो सॉर्ट ऑफ, कि तुम लोगों ने अपना जो जमीर है वो तुम लोगों ने मोदी को बेचा है। ऐसे आरोप जो कॉमन वोटर्स हैं उसके ऊपर लगे थे। अब मैं एक पॉइंट पे और आता हूं। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन ये किया था कि इज मोदी बिकमिंग ए फिनोमेना। देखो, आफ्टर ऑल सब कुछ तो रिलेटिव है, कंट्रास्ट साफ नजर आता है। ओपोजिशन में कौन कौन है? ओपोजिशन में आपको नीतीश कुमार नजर आते हैं, राहुल गांधी नजर आते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि जो मोदी के कंपटीशन में जो लोग हैं वो आराम तलब है, 9 to 5 टाइप के पॉलिटिशियंस हैं? कुछ है उसमें से फुल टाइम, मगर उनका वो पूरा फुल टाइम थे मगर इतने हार्ड वर्किंग नहीं थे, और अभी टाइम निकल गया। नीतीश कुमार, शरद पवार और आप कितने भी लगा लीजिए। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि मोदी को एक फिनोमेना बनाने में जो कंट्रास्ट वाला फैक्टर है वो इन नमूनों की वजह से आया है, जो या तो आराम तलब है या फिर काम नहीं कर सकते? अब देखो, सिंपल सी बात है भाई, आप कोई एग्जाम दे रहे हो और दोनों दो बंदों की कॉम्पिटेंस बराबर है, तो जो 18 घंटे पढ़ लेगा उसके मार्क्स ज्यादा आएंगे, जो 6 घंटे पढ़ेगा उसके मार्क्स कम आएंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर दोनों की बाकी फैक्टर बराबर है तो इट इज सिंपल सी बात है। तो आपको नहीं लगता, आप राहुल गांधी को क्रेडिट नहीं देना चाहेंगे कि उसकी वजह से, बिकॉज ही इज अ पुअर परफॉर्मर, मोदी एक फिनोमेना बन गया? व्हाट डू यू से? आपकी बात काफी हद तक सही है सर। आप किसी भी व्यक्ति को अप्रिसिएट करने के लिए उसे किसी न किसी चीज से कंपेयर करते हो। आप जब मोदी जी की अगर कंपैरिजन हो राहुल गांधी से, मोदी एक ऐसा व्यक्ति है जो दिन में 18 घंटे काम करता है। राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जो हर 2 महीने के बाद उनको 15 दिन 20 दिन के लिए विदेश में अज्ञातवास में जाना पड़ता है आराम करने के लिए। तो वो पब्लिक में सबके सामने है कि एक तरफ जिसने आज तक एक भी दिन की छुट्टी नहीं ली, जो रात दिन हर एक समय देश के लिए सोच रहा है, दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति है जिसका कि पूरा ध्यान सिर्फ अपने ऊपर है और किसी चीज के ऊपर नहीं। एक तरफ मोदी जी हैं जो बिल्कुल ईमानदार हैं, उनके सामने कौन खड़े हुए हैं? उनके सामने खड़े हुए हैं केजरीवाल जी, जो कि अपने घर में कोरोना के टाइम में 45 करोड़ में अपना घर का पूरा अपना घर तोड़ के एक नया घर बना लेते हैं बिना सैंक्शन के। और साथ ही साथ अभी जो कुछ दिनों में और आ रहा है कि 22 आईएएस अफसर्स के घर तोड़ दिए उन्होंने, उस घर को भी वो अपने घर में मिला के उनको उनके लिए दूसरी जगह पे घर खरीदे। मतलब आप लेवल ऑफ करप्शन देखो। 2 मंत्री जेल में है। इसी तरह से जब महाराष्ट्र में एनडीए सरकार थी तो अनिल देशमुख जेल में रहे 1 साल, नवाब मलिक अभी जेल में है, संजय राउत जेल में रहे। आप वेस्ट बंगाल में देख लो कि एक मंत्री के घर से 50 करोड़ से ज्यादा तो रुपए मिले। प्रॉपर्टी कितनी थी उस बात को तो आप भूल ही जाओ। और 8-10 उनके मंत्री पकड़े गए हैं। उनका ममता बनर्जी का जो भतीजा है उसके ऊपर केस, गाय की स्मगलिंग का केस चल रहा है, कोयले की स्मगलिंग का केस चल रहा है। तो जब आप पब्लिक भारत की कंट्रास्ट देखती है कि एक तरफ सभी चोर, लुटेरे और डकैत हैं, मैं बिल्कुल इस बारे में अपनी कोई शब्दों को नहीं रोकना चाहूंगा, जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं आज की तारीख में उन सबको मैं चोर, लुटेरा और डकैत मानता हूं। दूसरी तरफ एक ईमानदार व्यक्ति खड़ा हुआ है जिसका नाम मोदी है। नीतीश कुमार जरूर मैं थोड़ी सी उनसे एक सहानुभूति रखता हूं, बिकॉज उनका नाम आज तक किसी करप्शन के केस में नहीं आया था। लेकिन जिस तरीके से वो अपनी पार्टी बदलते हैं और अभी जो उन्होंने आरजेडी के दबाव में आके आनंद मोहन को छोड़ने का फैसला किया, वो उनकी क्रेडिबिलिटी को बिल्कुल नीचे जीरो पे ले आता है। आप जब पब्लिक जो है देखती सब है, बोलती नहीं है, लेकिन
वो सब चीज को देखती है, समझती है, और जब मौका आता है तो उसी हिसाब से वोट देती है। तो आप विदेश में देख लो, जितने भी विदेश के लीडर हैं आज की तारीख में, बड़े बड़े लीडर, उसमें आप मोदी की स्टैंडिंग देख लो। भारत में तो लोगों के पर्सनल प्रिविलेजेस कम कर दिए तो थोड़ा हेट भी, आप विदेश में एक भी बड़ा लीडर ऐसा नहीं ढूंढ पाओगे जो मोदी के खिलाफ कोई शब्द बोले। आप हर एक को देखोगे मोदी की तारीफ करते नजर आते हैं। आज ही मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें यह था कि भाई वाई एवरी कंट्री वांट्स टू बी फ्रेंड्स विद इंडिया, बिकॉज वो मोदी के नेतृत्व में देख रहे हैं कि भारत कितनी तेजी से तरक्की कर रहा है। पिछले 2 साल में जीडीपी ग्रोथ सबसे ज्यादा बड़ी इकोनॉमीज में किसकी है? भारत की है। अगले साल किसकी होने वाली है? भारत की है। रिसेशन में 0% प्रोबेबिलिटी कहां है? भारत में। अमेरिका में बहुत ज्यादा। तो आप किसी भी देश को देख लो, जो काम मोदी भारत में कर रहा है उसका एप्रिसिएशन दुनिया का हर एक देश और हर एक देश का नेता कर रहा है, सिवाय भारत के कुछ लोगों को छोड़ के, जिनको की मोदी की वजह से तकलीफ हो रही है। तकलीफ यह है कि उनको गलत काम करने की छूट नहीं मिल रही है। अगर आप हिटलर का इतिहास पढ़ो, बाकी किसी डिक्टेटर का इतिहास पढ़ो, तो सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट रहती है डिक्टेटरशिप एक्वायर करने के लिए, वो रहती है कि पब्लिक की नज़रों में आप बिल्कुल भगवान जैसा आपका एक स्टेटस होना चाहिए। और इसलिए काफी लोग मोदी भक्त इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। जो क्रेडिबिलिटी है मोदी की बहुत ज्यादा है, मासेस को जहां चाहे वहां पे लेके जा सकता है, पब्लिक ओपिनियन स्विंग करा सकता है किसी, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट के, जैसे आप कोविड का टाइम लगा लो, या जब जीएसटी के टाइम पे, इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे, या डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, जेन्युइन थी लोगों की प्रॉब्लम। मोदी को पता है, मोदी खुद परेशान थे इस बात की वजह से, लेकिन लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि मोदी का इंटेंशन खराब है। तो एक ऐसा आदमी जो सक्सेसफुल हो रहा है, पब्लिक परसेप्शन उसके साथ है, उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा है, कोई भी इंस्टीट्यूशन, स्टेट इंस्टीट्यूशन, ऑल साइड एंड डन, सुप्रीम कोर्ट, आर्मी, संसद, सब कुछ आप देखो तो अगर इंडिया में एक ही इंडिविजुअल की बात होती है और वो इंडिविजुअल है मोदी, और उसमें सबसे ज्यादा जो खतरा होता है किसी भी कंट्री में, वो होता है फिर डिक्टेटरशिप का। क्या आपको लगता है कि मोदी कभी ऐसी पॉसिबिलिटी आ सकती है कि वो डिक्टेटरशिप की तरफ जा सकते हैं, या फिर लोग उनको डिक्टेटर बना सकते हैं? डिक्टेटर खुद नहीं बनते, लोग उनको बनाते हैं, एंड दैट बिकम्स वेरी वेरी डेंजरस। मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगता कि मोदी कभी भी किसी भी स्टेज में डिक्टेटर का रूप धारण कर सकते हैं। सर उसकी वजह क्या है कि अगर आप मोदी की पर्सनैलिटी देखो, सर मोदी एक इस तरह का व्यक्ति नहीं है जो अपनी इच्छा शक्ति से गलत काम करवाना चाहता है या अपनी ताकत से गलत काम करवाना चाहता है। मोदी जरूर एक हार्ड टास्क मास्टर है। वो किस लिए? डिसिप्लिन के लिए, सरकारी नियम और कानून को पालन करवाने के लिए। अगर मोदी डिक्टेटर से होता तो वो अपनी पार्टी में ये कानून नहीं लाता कि 75 साल के बाद ना कोई चुनाव लड़ेगा, ना कोई पद हासिल करेगा, क्योंकि ये बात मोदी को भी पता है कि कल को ये बात उसके ऊपर भी आने वाली है। अभी तो जो व्यक्ति अपनी पार्टी में इस तरह का कानून अगर लेके आता है कि 75 साल के बाद किसी भी व्यक्ति को ना तो वो कोई टिकट दे रहे हैं, ना कोई पद दे रहे हैं, तो वो खुद भी, मेरे को 2000% विश्वास है कि वो खुद भी इस कानून का पालन करेंगे और 75 साल के बाद इस देश के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। वो केवल, उनका केवल एक मकसद है मोदी जी का, वो है भारत की तरक्की, भारत की प्रोग्रेस। और भारत की तरक्की और भारत की प्रोग्रेस तभी हो सकती है जब प्रधानमंत्री थोड़ा सख्त हो। भारत की जनता ऐसी है, भारत के जो भी लोग हैं वो ऐसे हैं कि अगर आप डील दे दो तो आपके सिर पर चढ़ के बैठेंगे। अभी भी बैठ रहे हैं लोग। अगर आप देखो शाहीन बाग में और जो किसान आंदोलन में क्या हुआ, डायरेक्टली वो कानून के सिर पे चढ़ के बैठे हुए थे। और ये मोदी एक केवल ऐसा व्यक्ति है जो हर चीज में सही बात पर खड़ा हुआ। मैं पहलवान आंदोलन चल रहा जिस दिन ये एजिटेशन शुरू हुआ, मोदी ने उसी समय इंश्योर किया कि ब्रजभूषण सिंह रेसलिंग फेडरेशन से टोटली साइडलाइन हो गए। उन्होंने कोई एक इंटरव्यू देने के लिए पब्लिक को बुलाया था, मीडिया को, मोदी ने वो कैंसिल करवाया।
और इसमें अगर जरा सी भी सच्चाई होगी तो मैं ये अपने दिल से मानता हूं कि मोदी पहलवानों के सपोर्ट में खड़ा होगा, अगर इसमें सच्चाई होगी तो। Colonel Kirti Sharma, thank you very much with that note. And we conclude that there is hardly any possibility of Modi becoming a dictator, but he has become a phenomenon. There is no doubt about that. So with that note, thank you so much. And of course, we will meet again. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू सर। Thank you for watching. Please like, share and subscribe. I will see you in next video. Thank you once again.